गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th यूपी बोर्ड। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी काव्य खंड। आज पढ़ेंगे हिंदी गद्य खंड। गद्य खंड के अंतर्गत हम उन्हीं चैप्टरों को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस 70% बचा हुआ है। 30% जो हट गए हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर यानी 70% का पहला चैप्टर, या ये कहें कि बुक का दूसरा चैप्टर, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके आगे पढ़ते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही ग्राम में कायस्थ परिवार में सन 1880 ईस्वी में हुआ था, 1880 में। इनके पिता का नाम श्री अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में प्रेमचंद को पिता धनपत राय के नाम से और चाचा नवाब राय के नाम से पुकारते थे। यानी मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। इनके पिता इनको इस नाम से बुलाते थे, धनपत राय के, और इनके चाचा नवाब राय कहते थे। इनका विद्यार्थी जीवन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंटरमीडिएट परीक्षा में पहली बार असफल हो गए, यानी फेल हो गए थे। इनका विद्यार्थी जीवन फेल होने के बाद इनका विद्यार्थी जीवन यहीं समाप्त हो गया, यानी आगे पढ़ाई फिर इन्होंने बंद कर दिया। प्रेमचंद जी ने एक अध्यापक के रूप में कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया। पहले के ज़माने में हाई स्कूल पास थे, इंटर फेल थे, फिर भी देखिए अध्यापक का कार्य हो गया, प्रवेश किया। इसी पद पर कार्य करते करते इन्होंने FA और BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर इसके बाद अध्यापन कार्य करते करते इन्होंने BA और FA की भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। प्रेमचंद जी कुछ समय तक शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे, किंतु देश प्रेमी होने के कारण इस सरकारी पद की अधिक समय तक शोभा नहीं बढ़ा सके। इनके 2 विवाह हुए थे। इन्होंने मारवाड़ी विद्यालय कानपुर और काशी विद्यापीठ के अध्यापक के पद यानी प्रिंसिपल के पद पर भी कार्य किया। यहाँ से त्यागपत्र देकर स्वतंत्र रूप से साहित्य लेखन में प्रवेश किया। इन्होंने, देखिए अब याद रखिए, इनकी जो पत्रिकाएं हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया वो आपको अच्छे से याद करना है। इन्होंने मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया। इनका जन्म स्थान क्या था? लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक। इसके बाद दाता इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इन्होंने साहित्य के लिए क्या योगदान दिया वो सब लिखना है, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं बहुत सी हैं। इनके उपन्यासों में हैं सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि आदि। ये तो इनके कुछ उपन्यासों के नाम हैं। इनकी कहानियाँ सप्त सुमन, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम तीर्थ, प्रेम सदन, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, मानसरोवर। मानसरोवर जो है वो 8 भागों में है। इनके नाटक भी हैं संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, रूठी रानी आदि। निबंध संग्रह कुछ, डिबिया, अहंकार, सृष्टि का आरंभ, हड़ताल आदि। संपादन कौन सी पत्रिका को संपादन किया? मर्यादा, हंस, जागरण आदि। देखिए भाषा शैली, इनकी भाषा शैली कैसी थी? भाषा, प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य लेखन का आरंभ उर्दू से किया था। सरल खड़ी बोली में साहित्य रचना करके अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त की। क्या कह रहे हैं कि सरल खड़ी भाषा में इन्होंने रचना करके प्रसिद्धि प्राप्त की।
इन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा का प्रयोग पात्रानुकूल किया, यानी जो जैसे पात्र रहते थे उसी के अनुसार उस भाषा का प्रयोग किया है। यदि पात्र पंडित है तो संस्कृत निष्ठ, यानी संस्कृत मिला जुला, मुसलमान है तो उर्दू, और पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा अंग्रेजी मिश्रित है। अगर पढ़ा लिखा है तो अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया है, यानी जैसे जैसे पात्र थे उसी के अनुसार भाषा बदलती गई। प्रेमचंद जी ने विषय अनुकूल, प्रौढ़, व्यवहारिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। फिर देखिए इनकी शैली। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य निर्माण जन साधारण के लिए है, यानी उन्होंने अपनी साहित्य की रचना जन साधारण सामान्य मनुष्यों के लिए किया है। इनकी शैली इनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। सरलता तथा सजीवता इनकी शैली का प्रधान गुण है। इनकी शैलियों में प्रमुख रूप से विचारात्मक, परिचयात्मक, आलोचनात्मक, हास्य व्यंग्य प्रधान, मनोवैज्ञानिक शैली। अगर हिंदी साहित्य के स्थान में कहा जाए तो प्रेमचंद जी अपने युग के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। इन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं का देखा तथा परखा, अपनी कथा साहित्य में समाधान प्रस्तुत किया। एक श्रेष्ठ कथाकार और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान पर सदैव विराजमान रहेंगे। ये थे मुंशी प्रेमचंद। अब इनकी एक कहानी दी गई इसमें, उस कहानी का नाम है मंत्र। क्या नाम है? मंत्र। बहुत ही अच्छी कहानी, इतनी अच्छी कहानी कि सभी के हृदय को छू जाए। ये हिंदी साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र कहानी एक हृदय स्पर्शी कहानी है, जो हृदय को, इस कहानी को पढ़ने के बाद यह कहानी हृदय को स्पर्श करती है। यह कहानी उनकी कथा संग्रह मानसरोवर से संकलित है। जैसे भी बताया था, मानसरोवर 8 भागों में संकलित है, तो उन्हीं में का ये एक भाग है। कौन सा? मंत्र। सरल, सुबोध व लोक ग्रह बोलचाल की भाषा में लिखी गई, एकदम सरल लोगों की बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। इस कहानी में प्रसंगानुसार वर्णनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक एवं संवादात्मक शैलियों का प्रयोग दर्शनीय है। मानवीय संवेदनाओं के अंतर्गत और प्रतिपक्षी के उपकार को भूलकर भी उसके हित की विलक्षण भावना जागृत करने वाली यह एक ऐसी प्रेरणात्मक कहानी है जो व्यक्ति को त्याग, इसमें क्या दिखाएगा? त्याग, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव जैसे महान गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ये इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलेगी? कि व्यक्ति को त्याग, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव जैसे महान गुण अपनाने चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि 2 कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर खड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे भय हो रहा था, कोई भुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा साहब गोल्फ खेलने के लिए तैयार थे और जाने वाले थे। उनकी गाड़ी, मोटर कार सामने खड़ी हुई थी। तभी लाठी टेकते हुए एक बूढ़ा क्लिनिक के सामने आता है। बूढ़ा जो है धीरे धीरे आकर उनकी दरवाजे के पास, यानी क्लिनिक पास खड़ा हो जाता है और चिक से झांकता है। छुपकर, यानी चिक से झांका, देखा तो एकदम क्लिनिक पर साफ सुथरी जमीन पड़ी हुई रखी, तो उसको लग रहा था कि मैं इस पर पैर रखूँगा, कहीं कोई मुझे डांट न दे, भुड़क न दे, कहीं कोई डांटे ना। इसलिए उस पर पैर रखने से, इतनी साफ सुथरी पैर रखने पर उसे डर लग रहा था। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। ये गरीब व्यक्ति का, एक पैसे वाले या डॉक्टर या ये कहें कि ऐसे व्यक्ति सामने डर स्वाभाविक है। पहले के ज़माने में जब ये लिखा गया था तब ऐसे ही होता था। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, चिक यानी ये कहिए केबिन के अंदर से, आप लोग जाते हैं ना, डॉक्टर साहब केबिन के अंदर बैठे रहते हैं। केबिन के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है?
बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बूढ़ा बेचारा गरीब आदमी हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। क्या कहना चाहता था? मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जला लिया। सिगार जानते ही हैं आप लोग। सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। क्या कहा कि कल सवेरे आओ, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि कल सवेरे आना, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोला। यानी ये कहें कि बूढ़ा सर के बल उसके सामने उसके पैरों में गिर पड़ा और दुहाई देने लगा, सरकार सरकार मेरा लड़का मर जाएगा, 4 दिन से उसने आंखें नहीं खोली, एक बार आप उसको देख लीजिए, एक बार आप। डॉक्टर चड्ढा शहर के बहुत जाने माने डॉक्टर थे, इसलिए लोग उनका दूर दराज से लोग उनके पास इलाज कराने आया करते थे। यही आस में ये बूढ़ा व्यक्ति भी उनके पास आया था कि शायद मेरा बेटा ठीक हो जाए, 4 दिन हो गए आंखें नहीं खोली है। इसी उम्मीद के साथ वो यहाँ आया था। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली, यानी घड़ी पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था गोल्फ खेलने में। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आना, यह हमारे खेलने के समय। डॉक्टर चड्ढा ने क्या कहा कि कल सवेरे आना, यह हमारे खेलने के समय, अब हम नहीं इस समय मरीजों को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर उनके चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख लें। क्या बोला? हुजूर कम से कम एक निगाह, यानी एक नज़र देख लीजिए, शायद मेरा बेटा बच जाए। बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। क्या कहा कि एक निगाह हुजूर ज़रूर देख लीजिए, एक निगाह, एक नज़र देख लीजिए, शायद मेरा बेटा बच जाए, नहीं तो मेरा बेटा मेरे हाथ से चला जाएगा। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरे 7 लड़कों में सिर्फ यही एक बच रहा है, यह भी मेरे हाथ से जाने वाला है। देखिए आगे, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, एक बार इसको देख लीजिए। आपकी बढ़ती हो दीनबंधु। दीनबंधु किसको कहा जाता है? जो ईश्वर यानी भगवान के समान होता है, जो दीन दुखियों की सहायता करता है, उसको कहते हैं दीनबंधु। आपको रहीमदास का दोहा पढ़ाया था ना, दीन सबन को लखा थे, दीने लखाए न कोई। जो दीन लखाए वो दीनबंधु सम हो, यानी जो दीन व्यक्ति की ओर देखता है वो भगवान की तरह होता है। वही कह रहे हैं, हे दीनबंधु, हे डॉक्टर साहब, आप भगवान के समान हैं, आपकी बढ़ोतरी हमेशा होती रहेगी। आप एक बार मेरे पुत्र को देख लीजिए। बेचारा बूढ़ा व्यक्ति बहुत कोशिश किया, लेकिन डॉक्टर साहब हैं कि टस से मस नहीं हुई। ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते थे। ऐसे उजड़ यानी ये कहेंगे अनपढ़, ऐसे देहाती रोज यहाँ आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। डॉक्टर साहब जानते थे जैसे रोज देहाती यहाँ आते जाते रहते, वो रोज उनके स्वभाव से परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते थे, यानी कोई कितना भी उनको देहातियों को समझाए, लेकिन वो अपना ही रट लगाते थे, अपनी सुनते थे, किसी और की सुनते नहीं थे। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की ओर चल दिए। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा। बूढ़ा उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, हम बड़ा दीन दुखी हैं, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हैं, संसार में कोई और नहीं बाबूजी। क्या कहा बूढ़े व्यक्ति ने? कहा, सरकार कुछ तो मुझ गरीब पर दया करिए, दया कर दीजिए, संसार में मेरा कोई नहीं बाबूजी, कुछ दया कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब हैं कि सुनने को तैयार नहीं थे।
मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर तक देखा नहीं, यानी पलट कर देखा तक नहीं डॉक्टर साहब ने। मोटर पर बैठ कर बोले, मोटर पर बैठ गए और वो बोले कल सवेरे आना। मोटर चली गई कि मोटर यानी कार चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। बूढ़ा कई मिनटों तक, कुछ देर तक, कुछ समय तक मूर्ति की तरह एकदम एकटक मोटर कार को जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं। क्या सोचा? संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने अमोद प्रमोद यानी अपने धन, अपने वैभव, सुख वैभव के लिए, मनोरंजन के लिए, अमोद प्रमोद या ये कहें कि सुख वैभव मनोरंजन के लिए किसी की जान की परवाह भी नहीं करते हैं। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न हो, शायद उसे इस बात का भी विश्वास नहीं था कि लोग अपने मनोरंजन, सुख वैभव के लिए शायद किसी दूसरे की जान का परवाह नहीं करते हैं। शायद उसको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग ऐसे भी हैं इस संसार में। सभ्य संसार इतना निर्मम, कह रहा है कि सभ्यता से भरपूर। लोग कहते हैं संसार बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग इतने निर्मम कैसे, इतने निर्दयी कैसे, इतने कठोर कैसे? इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। कह रहे इतना मर्मभेदी यानी हृदय को छू लेने वाला ये अनुभव, यानी कि इतना दर्द इससे पहले कभी नहीं हुआ था जितना आज हो रहा था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने सदैव तैयार रहते थे। बूढ़ा व्यक्ति उस पुराने जमाने से था जो अगर कहीं आग लग जाए तो बुझाने के लिए पूरा गांव दौड़ पड़ता था, यानी एक दूसरे की सहायता करने के लिए सब झटपट तैयार रहते थे। मुर्दे को कंधा देना हो तब भी आगे आगे सब एक दूसरे की सहायता करते गाँव में। किसी के छप्पर उठाना हो तब भी 4-6 लोग इकट्ठा हो गए, उठाते, एक दूसरे की सहायता करते। किसी कला कोई दुख हो जाए तो उसको शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। ये कहें कि दुख सुख सब में एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, जब तक बूढ़े व्यक्ति को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसी की ओर देखता रहा। जब तक मोटर गाड़ी दिखाई दी वह गाड़ी को देखता रहा और देखता ही रहा, ताकता रहा उसी ओर। शायद उसे अभी डॉक्टर साहब के लौट आने की उम्मीद थी। शायद उसे अभी लौट आने की उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब अगर सोच समझ कर शायद कुछ सोच समझ लें और लौट कर वापस आ जाएं। इसी उम्मीद के साथ वह गाड़ी पे एकटक देखता रहा। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा, जिससे आए थे डोली में लेके, फिर कहारों से कहा, डोली उठाने को कहा और कहा वापस अपने घर चल दिया। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई, यानी जिधर से वो लोग आए थे, यानी घर से अपने आए थे, सीधे घर अपने चले गए। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। चारों ओर से कई जगह अपने बेटे को उसने इलाज के लिए दौड़ा धूपा, कई डॉक्टरों को दिखाया। सब जगह से जब निराश हो गया था तब डॉक्टर चड्ढा के पास अंत में आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी, डॉक्टर चड्ढा साहब की बड़ी तारीफ सुनी थी। पहले ही बताया था ये शहर के बहुत जाने माने डॉक्टर थे, इसलिए ये इनको यानी अपने पुत्र को डॉक्टर साहब के पास लेकर आए थे। यहाँ से निराश होकर फिर भी वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। यहाँ से निराश होकर जब डॉक्टर चड्ढा ने देखने से मना कर दिया तो वो निराश हो गए और फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे इनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। जब उसने नहीं देखा तो कोई और क्या देखेगा। और उसने किस्मत, और बूढ़े व्यक्ति ने किस्मत ठोंक ली यानी किस्मत पर सब छोड़ दिया। कहा कि जो किस्मत में जो होगा वो देखा जाएगा, यानी ठीक होना होगा और आगे अब क्या बताएं। जैसा उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक उसी रात को घर पर
उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। हंसता खेलता उसका 7 साल का बालक उसी रात को संसार छोड़कर चला गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, यानी यही एक सहारा था। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक सहारा था, वो भी आज छोड़कर चला गया। इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। क्या कहें कि इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। जैसे ही उनका दीपक रूपी पुत्र बुझ गया, दीपक रूपी पुत्र की बुझ गया, उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार छा गया। उनको तो अब पूरा जीवन अंधेरी रात की तरह भाए भाए लगने लगा। जैसे अंधेरी रात होती है, भाए भाए करती है रात में, उसी तरह उनका जीवन अंधकारमय लगने लगा। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार आर्त स्वर में रोने लगी। क्या कह रहे हैं? बुढ़ापे की विशाल ममता, जो बुढ़ापे की मतलब बुढ़े व्यक्ति की जो पत्नी थी, उसकी ममता, एक पुत्र की, किसी का भी पुत्र हो एक्सपायर कर जाए, माँ के ऊपर क्या बीतती है वो आप हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझते हैं। एक माँ के लिए उसके बच्चे कितने प्यारे होते हैं। वही गरीब माँ का हृदय आज ममता से टूट गया। माँ के हृदय से आज ममता टूट गई। हृदय से निकलकर उस अंधकार में, उस रात में या उस रात के अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी, अर्थात बहुत भयंकर स्वर से रोने लगी। पूरे अंधकार में पूरे उसी के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। एक तो बूढ़े व्यक्ति थे, दोनों बेचारे। बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। ये था पहला भाग इस कहानी का। ठीक, पहले भाग में हमने पढ़ा एक बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर साहब चड्ढा के पास इलाज के लिए अपने बेटे को लेकर जाता है, लेकिन वो देखने से मना कर देता है और कहता है कल सवेरे आना। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को लेकर अपने घर वापस चला आता है और किस्मत पर ठोक लेता है। कहता है अब जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। उसी रात उसका पुत्र उसको छोड़कर चला जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। और बूढ़े और बुढ़ी दोनों के जीवन में अंधकार छा जाता है। वही कह रहे हैं कि विशाल ममता को टूटे हुए आज उस बुढ़िया के जो ममता थी वह टूट गई और वह उस अंधकार में बस चारों तरफ उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देखिए अब आगे। कई साल गुजर गए इस बात को कई साल गुजर गए, यानी यही डॉक्टर चड्ढा और बूढ़े व्यक्ति वाली कहानी। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। इधर उधर बूढ़े व्यक्ति अपना किसी तरह जीवन, बूढ़ा और बुढ़ी किसी तरह जीवन गुजर बसर कर रहे थे अकेले दोनों। लेकिन इधर डॉक्टर चड्ढा क्या खूब यश और धन कमाया था, खूब प्रसिद्धि कमाई, खूब अपना नाम कमाया और पैसा भी खूब कमाया, धन भी खूब कमाया डॉक्टरी में। लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की। पैसा भी कमाते रहे लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान वो रखते थे, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। क्या कह रहे हैं? यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद है, यानी वो नियमित योग, व्यायाम, एक्सरसाइज करते थे, जिससे कि वो 50 वर्ष की अवस्था में भी आज चुस्ती और फुर्ती में नवयुवकों के, जवान लड़कों को भी फेल कर देते थे। उनके हर एक काम का समय नियत था, यानी समय फिक्स था। जिस काम के लिए जो समय होता था वो निश्चित समय पर वही काम करते थे, दूसरा और कोई काम नहीं करते थे। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे, यानी अपने इस नियम से कि जिस काम को मैंने जिस टाइम के लिए रखा है उसी टाइम पर करूँगा, इस नियम से वो पल भर भी इधर उधर हिलते डुलते नहीं थे, यानी अपने नियम से कभी भी टलते नहीं थे।
बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। क्या करें, बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य का देखभाल, अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उस समय का इंतज़ार करते हैं, या ये कि हम उस समय करते हैं जब वे रोगी हो जाते हैं, तभी सोचते हैं कि हमारा शरीर अब कैसे स्वस्थ होगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने पहले से अपने शरीर को मेंटेन बढ़िया बना रखा था, स्वस्थ रखा था। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी के नियम के अधीन थी। उनकी संतान संख्या यानी पढ़े लिखे थी, संतान सीमित थी। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। इसलिए तीसरी संतान नहीं थी, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी जवान मालूम होती थी, यानी युवा दिखाई देती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़की का शादी हो गई थी। लड़का कॉलेज में पढ़ता था, लड़का भी कॉलेज में पढ़ता था। वहीं माता पिता के जीवन का आधार था, यानी लड़का ही डॉक्टर चड्ढा से और उनकी पत्नी श्रीमती चड्ढा के जीवन का आधार था। जैसे बूढ़े और बुढ़िया के जीवन का आधार उनका 7 साल का बेटा था जो मर चुका था। सील और विनय का पुतला बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, ये उनके पुत्र की विशेषता है। डॉक्टर चड्ढा की क्या है, सील और विनय का पुतला था, यानी वो एकदम आदर्श बच्चा था जो कहा जाए तो। बड़ा रसिक, आनंद देने वाला, आनंदित, बड़ा ही उदार हृदय वाला था। विद्यालय का गौरव था, युवक समाज की शोभा, और युवक इन नौजवानों की समाज में वह सबके प्रेरणा था। मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी, नहीं गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा बढ़िया फर्स्ट क्लास युवक था, जिसके नौजवानों में उसकी शोभा झलकती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी, आज वह 20 साल का होने वाला था। तो आज उसका 20वीं सालगिरह यानी 20वां बर्थडे था, जन्मदिन था आज उसके बेटे का। देखिए आगे, संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी, हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। एक तरफ कॉलेज की हुक्काम, रईस, देखिए संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। आज पार्टी बढ़िया थी क्योंकि डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की आज 20वीं सालगिरह थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। कह रहे शहर के रईस लोग भी आए हुए थे, जो एक तरफ रईस लोग, जहाँ बड़े बड़े लोग एक तरफ और कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन, उनके साथी संगाती सब दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। चारों तरफ बिजली की रोशनी से पूरा मैदान जगमग चमक रहा था। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन का सामान भी मौजूद था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। छोटा सा प्रहसन, एक कहें कि छोटा सा एक गेम खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। प्रहसन या ये कहें नाटक एक तरीके का व्यंग स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर था, उसी ने लिखा था। और इसमें का मेन एक्टर यानी जगह मेन हीरो कौन था? कैलाश नाथ था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर सुधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। एक रेशमी कमीज, एक सुंदर सी शर्ट पहने हुए, नंगे सिर पर कोई टोपी वोपी नहीं थी, नंगे पांव इधर सुधर मित्रों की आवभगत यानी मित्रों के स्वागत में लगा हुआ था।
कोई पुकारता कैलाश इधर, कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर से बुलाता कैलाश इधर ही रहोगे, हमारी तरफ नहीं आओगे। यानी वो कभी इसके पास तो कभी उसके पास इधर उधर भाग दौड़ में लगा हुआ था। सभी उसे छेड़ते थे, चुगली करते थे, बेचारे को जरा दाम मारने का अवकाश भी नहीं मिलता था। सब उसको छेड़ने लगे, मजाक उड़ाने लगे और कहते अरे यार कैलाश को बेचारे को थोड़ा समय भी नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिल रही है। सहसा एक रमणी ने उनके पास आकर कहा, क्यों कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। सहसा एक रमणी एक युवती ने आकर उनके पास कहा, यानी कैलाश के पास आकर कैलाश से कहा, क्यों कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे भी दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, उस युवती से हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी नाम था, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। क्या कहा कि इस वक्त क्षमा करो, अभी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, टाइम भी नहीं है, समय नहीं है, इसलिए कल उसको फुर्सत में मैं दिखाऊंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं। मृणालिनी उस युवती ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। क्या कहा, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली, तुम रोज कल कल करते हो। यानी जिद करने लगी देखने की और कहा कि मैं आज ही देखूंगी, रोज तुम कल कर कहते हो कल दिखाऊंगा, आज तक दिखाए नहीं, और वह जिद करें। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, दोनों साथ में पढ़ते थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों के पालने और खिलाने और नचाने का शौक था। कैलाश को सांपों को पालने, नचाने और उनको खिलाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार के व्याख्यान दिया था। थोड़े दिन पहले ही उसने विद्यालय में सांपों पर, यानी सांपों के अध्ययन के बारे में, यानी सांपों के जीवन के बारे में एक व्याख्यान दिया था। व्याख्यान तो समझती होंगी, है ना, एक भाषण दिया था, एक स्पीच दी थी। इस सांपों को नचाकर दिखाया भी था और विद्यालय में, कॉलेज में अपने सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्या सुनकर दंग रह गए। प्राणी शास्त्र जो जीव जंतुओं का अध्ययन करने वाले लोग थे, ऐसे बड़े बड़े विद्वान पंडित भी कैलाश का व्याख्यान सुनकर दंग रह गए कि आखिर ऐसे कैसे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। यह विद्या कैलाश ने एक बूढ़े सपेरे व्यक्ति से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटी जमा करने का उसे मर्ज था, ये कहीं शौक था। सांपों की जड़ी बूटी जमा करने का उसे मर्ज था, यानी शौक था। जैसे कहते हैं ना, बीमार किसी चीज़ की कोई बीमारी लग जाती है ना, उसको भी जड़ी बूटी जमा करने की एक बीमारी लग गई थी और वह एक से बढ़कर एक कई प्रकार की जड़ी बूटी इकट्ठा करके अपने घर में रखा हुआ था, जहाँ सांपों को पाल रखा था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति पास कोई अच्छी जड़ी है तो फिर उसे चैन नहीं आता था। इतना पता चल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है तो उसे चैन फिर नहीं आता था, उसे लेकर ही वह छोड़ता था। जब तक वह उस जड़ी बूटी को प्राप्त नहीं कर लेता था, उसे छोड़ता नहीं था। यही व्यसन था, यही उसका शौक था। इस पर वह हजारों रुपए फूंक चुका था, सांपों पर, जड़ी बूटियों पर। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी उनके घर पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कई बार आई थी वह, लेकिन कभी सांपों को देखने के लिए इतनी जिद न की थी या उत्साहित नहीं थी। लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया, आज वह जिद पर उतर आई कि सांप मुझे देखना है तो बस देखना है।
कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई। कह नहीं सकते कि आज अचानक पता नहीं उसकी उत्सुकता इन सांपों को देखने की लालसा अचानक आज कैसे जाग गई। या वह कैलाश पर अचानक सांपों को सच में देखने की उत्सुकता थी, उत्साह था, या कुछ और बात थी। या कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती, या सबके सामने वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। देखती हूँ कैलाश मेरा कहना मानता है या नहीं सबके सामने। शायद इसलिए वह जिद पर अड़ गई थी कि मुझे आज सांप देखना है, सांप देखना है। पर उसका आग्रह बेमौका था। पर उसकी जो आग्रह था सांप देखने का वह बेमौका था, यानी आज मौका नहीं था। बहुत गलत समय पर वह आग्रह कर रही थी। ये सांप देखने का टाइम यानी समय नहीं था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सांप देखने के लिए उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ देखकर सांप कितने चौंकेंगे, भीड़ को देखकर सांप चौंक जाएंगे, खिसिया जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा रहेगा, इन बातों का उसे ज़रा भी ध्यान ना आया। यानी इन बातों का उसे ज़रा भी ध्यान नहीं था कि पता नहीं क्या क्या होगा। सांप गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, या भीड़ को देखकर सांप चौंक जाएंगे, या रात में उन्हें छेड़ना कितना बुरा लगेगा उनको। इस बात को उसे तारीख भी अंदाज़ा नहीं था। मृणालिनी को इन बातों का अंदाज़ा नहीं था। वह तो बस एक ही रट लगाई थी कि मुझे सांप देखना है, सांप देखना है। कैलाश ने कहा नहीं। कैलाश बार बार मना करता रहा और कहा नहीं, कल जरूर सांप को मैं दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा ना पा सकूंगा। क्या कहा कि कल मैं ज़रूर दिखा दूंगा, इस वक्त मैं अच्छी तरह से सांप को दिखा नहीं पाऊंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। कहा कि इस समय कमरे में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी, पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। तुम जिद मत करो, सांपों को मैं कल तुम्हें दिखा दूंगा। लेकिन मृणालिनी वो भी जिद किए हुई थी, मान ही नहीं रही थी। देखिए आगे। तभी उसके जो दोस्त लोग थे वो छेड़ने लगे कैलाश को। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के इतना टाल मटोल कर रहे हो। उसके एक दोस्त ने कहा कि अरे यार दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात, थोड़ी सी बात के लिए इतना टाल मटोल, इधर उधर बहाना बता रहे हो, दिखा दो जाके। मिस गोविंद ने क्या कहा, हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं मानते हैं। क्या कहा, हरगिज न मानना मृणालिनी, तुम देखते हैं कैसे नहीं दिखाते हैं। दूसरे महाशय ने फिर और रद्दा चढ़ाया। एक और व्यक्ति बोले और उन्होंने और फिर बढ़िया चढ़ाया शुरू किया, एक और रद्दा चढ़ा दिया, यानी एक चूड़ी और कस दी। क्या देखिए, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है, इतनी सीधी और भोली है, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। कहा कि मृणालिनी जो है इतनी सीधी और भोली है, इसलिए उसका फ़ायदा उठा रहे हो और उसकी बातों को तुम सुन नहीं रहे हो। कोई दूसरी लड़की होती तो इस बात पर बिगड़ कर खड़ी हो जाती, कोई दूसरी सुंदरी होती तुम्हारी इन बातों से बिगड़ कर अब तक खड़ी हो जाती। फिर तभी एक और व्यक्ति बोला, तीसरा व्यक्ति। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, आज ही बोलना छोड़ देती। क्या कहा, छेड़ रहे हैं कैलाश को किसी तरह से, सब चढ़ा रहे हैं, आज ही बोलना छोड़ देती। भला कोई बात है, इस पर आपका दावा है। क्या कहा कि मृणालिनी तुम्हें देखना है तो देखो, इस बात का तुम्हारा दावा है, तुम्हारा हक है, दावा है। मृणालिनी ने देखा ये सौदे, मृणालिनी ने देखा ये लोग यानी और लड़के लोग और उसके दोस्त लोग रंग चढ़ा रहे हैं। नहीं समझ गई वो कि ये लोग इसको चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बोली आप लोग मेरी वकालत ना करें, यानी और लोगों से क्या बोली कि आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। कहा कि आप लोग मेरे लिए रहने दीजिए, कुछ ना कह रहे, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई।
मैंने मृणालिनी ने क्या कहा चलो छुट्टी हुई, मुझे अब सांप देखना ही नहीं, मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती हूँ, बाद में देखूंगी, चलो छुट्टी, चलो काम खत्म, यानी अब कुछ नहीं होगा, आप अपना अपना काम करें। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया, इस पर सभी मित्रों ने ठहाका यानी जोर से हंसने लगे। एक साहब बोले देखना तो आप सब कुछ चाहती हैं, देखना तो आप सब कुछ चाहती हैं, पर कोई दिखाए तो भी ना, यानी कैलाश को एकदम से चढ़ा दिए, कैलाश को एकदम से चढ़ा दिए। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत, यानी झेपी हुई सूरत मतलब उतरी हुई सूरत देखकर, मुरझाई हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। कैलाश को मृणालिनी की मुरझाई हुई सूरत देखकर, चेहरा देखकर उसे लगा कि इस वक्त मृणालिनी को बहुत बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ, जैसे ही खाना पीना यानी प्रीति भोज भोजन समाप्त हुआ, गाना शुरू हुआ, गाना बजना शुरू हो गया, डीजे। उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुवर बजाना शुरू कर दिया। देखिए उसने अब क्या किया, मृणालिनी और अन्य कई मित्रों के साथ सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुवर यानी बीन बजाना शुरू कर दिया, यानी अब सांप दिखाने वाला था वो, बीन बजाना शुरू कर दिया दरबार के सामने। फिर एक एक खाना खोलकर, जहाँ पाले हुए थे, एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा, एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था, एक एक करके सभी सांपों को वह सबको दिखा रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। ऐसे दिखा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो कीड़े अर्थात सांप जो है उसके एक एक मन के भावों को अच्छी तरह से समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथों से उठा लिया तो किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। ये सब कलाबाजी दिखा रहा था कौन? कैलाश, अपने मृणालिनी और अपने अन्य दोस्तों को। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, वो डर भी रही थी और बार बार कैलाश से मना करती है कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, दूर से दिखा दो, बस जरा नचा दो, दूर से दिखा दो, बस जरा से ही नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। कैलाश जैसे ही गर्दन में अपने सांपों को लपेट देता तो मृणालिनी की जान निकल जाती थी और तुरंत मना करती थी, इसको हटाओ, गर्दन में सांप मत लपेटो, थोड़ा से दूर से नाच दिखाओ, तो बस बंद करो। यानी अब पछता रही थी कि सर्पकला प्रदर्शन का, पछता रही थी कि व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने क्या, यानी अब पछता रही थी मैंने फालतू में व्यर्थ ही सांप दिखाने कह दिया। मगर कैलाश एक न सुनता, मगर अब कैलाश उस समय सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उसके तमाम एक से एक दोस्त थे जिनके सामने वह भी अपने आप का दिखाना चाहता था। प्रेमिका के सम्मुख अपनी सर्वकला का प्रदर्शन, ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता है, यानी प्रेमिका के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए इससे अच्छा अवसर आज नहीं था, इसलिए वह सुनने वाला एक भी बात मृणालिनी की सुनता नहीं था। एक मित्र ने टीका की, एक मित्र ने टोका, तभी एक मित्र ने टोका, क्या कहा दांत तोड़ डाले होगे, दांत तो तोड़ डाले होगे। कैलाश हंसकर बोला दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए। कैलाश ने हंसकर कहा दांत तोड़ना मदारियों का काम है, मैं कोई मदारी नहीं हूँ जो दांत तोड़ दूंगा, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूँ। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया, उसने कहा कि कहिए तो मैं एक दांत दिखा देता हूँ। इतना कहने के बाद उसने एक काले नाग को पकड़ लिया और बोला मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला दूसरा सांप नहीं है। क्या कहा? मेरे पास इससे बड़ा और दूसरा जहरीला सांप नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए,
इसके काटे का मत रहे, इसके दांत दिखा दूं। कैलाश ने कहा कि इस सांप, यह सांप अगर किसी आदमी को काट ले आनन फानन में, देखिए आगे क्या कहा कैलाश ने। कैलाश ने कहा कि इससे बढ़कर मेरे पास कोई और दूसरा सांप नहीं है, इससे जहरीला मेरे पास कोई दूसरा सांप नहीं। अगर यह किसी आदमी को काट ले तो आनन फानन में मर जाएगा, यानी इधर उधर करते ही तुरंत मर जाएगा। लहर भी न मारे, इस सांप के काटे का कोई मंत्र नहीं है। कहो तो मैं इसी सांप के, तुम लोगों के दांत, इस सांप के दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने कैलाश का हाथ पकड़कर कहा, नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। क्या कहा? नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, तुम इस काले सांप को छोड़ दो। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, एक और चढ़ाने वाले तो थे ही, दूसरा मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। क्या कहा? कि मुझे विश्वास नहीं आता है कि सांपों के दांत तुमने तोड़े नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देख कर मानिए। क्या कहा? नहीं साहब, आप आंखों से देखिए तब मानिए, तब विश्वास करिए। अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो दांत तोड़कर वश में किया, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया? क्या कह रहा है कि अगर दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया, समझ लीजिए। सांप बड़ा समझदार होता है। क्या कहा? कि सांप बहुत समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, तो वह उसे हरगिज काटेगा नहीं। कैलाश ने क्या कहा? सांप बहुत समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि मुझे इस व्यक्ति से कोई हानि या कोई नुकसान नहीं होगा, तो वह उसे कभी भी काटेगा नहीं। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश के ऊपर सांप के दांत दिखाने का भूत सवार हो रहा है धीरे धीरे, यानी वो दिखाने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहा है, तो उसने तुरंत यह तमाशा न करने पाया। कहा कि चलो भाई, तमाशा बंद, बहुत हो गया। तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो। क्या कहा? कि चलो भाई, चलो सब अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है। क्या कहा? कि देखो गाना शुरू हो गया, चलो सब लोग वहाँ। आज तो मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। कहेगी चलो आज मैं भी कोई गाना वाना अच्छा से सुनाती हूँ। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया। यह कहकर उसने कैलाश का कंधा पकड़ा और उठने का इशारा किया और कहा चलो। कमरे से निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। मगर कैलाश उन विरोधियों जो कहते थे कि दांत नहीं है, दांत तोड़ डाले हो, उनकी समझ उनको दिखाना चाहता था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि दांत मैंने नहीं तोड़े। कहा कि आज जिसके अंदर जो भी शंका या समाधान या समस्या है, आज वह दूर हो जाए। देह की सारी नसें तन गई। देखिए, उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई। सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। देह की सारी नसें तन गई, उसके शरीर की सारी नसें तन गई पूरी तरह से। जब तेजी से इतना मतलब दबा दिया था कि उसका ये कहें ब्लड का जो ब्लड जो यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है वो रुक गई और उसकी सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार न देखा था। सांप ने आज तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार नहीं देखा था कि कैलाश कभी इतने मजबूत जकड़े से जकड़ लिया हो सांपों को। आज सांप को भी लग रहा था कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, मुझे शायद मार डालेगा, इतनी तेजी से जकड़ लिया था। उसकी समझ में ना आता था कि वह मुझसे क्या चाहती है। सांप की समझ में नहीं आ रहा था, यानी वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह मुझसे चाहता क्या है, मुझे इतनी तेजी से क्यों जकड़ रहा है।
उसे शायद भ्रम हुआ, उसे शायद यह संदेह हो गया या भ्रम हो गया कि शायद यह मुझे मार डालना चाहता है, इसलिए इतनी तेजी से दबा रहा है। अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। अतः वह अपनी आत्मरक्षा के लिए भी तैयार हो गया, अपने बचाव के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया, गर्दन को दबाया और मुंह खोल दिया, फैला दिया, और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, और उसके जहरीले दांतों को दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को, क्या बोला कि जिन सज्जनों को शक हो, जिन सज्जनों का कोई मन में शक है, संज्ञा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आकर देख लें, आकर देख लें सांप के दांत मौजूद है, मैंने तोड़े नहीं है। आया विश्वास या अभी कुछ शक है, यानी क्या कहा कि अब तो विश्वास आ गया होगा या अभी कोई शक है कि दांत नहीं तोड़े, कि दांत तोड़ दिए हैं मैंने। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे, मित्रों ने आकर सांप के दांत देखे और चकित हो गए, चकित हो गए, चौंक गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान का, अब तो प्रमाण सामने था, प्रमाण सामने था, तो अब संदेह या शक की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। मित्रों की शंका निवारण यानी कि उनकी शंका समाधान, संदेह को दूर करके जैसे दूर हुआ, कैलाश ने सांप की गर्दन को थोड़ा ढीला किया, उसे जमीन पर रखना चाहा, ढीला करके उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो गया था। पर वह काला गेहुअन क्रोध से, यानी पर वह काला नाग क्रोध से, गुस्से से पागल हो गया था। तेजी से, इतनी तेजी से उसके गर्दन दबा लिया था कैलाश कि वह क्रोध से, गुस्से से एकदम पागल हो गया था। देखिए आगे, गर्दन नरम पड़ते ही, जैसे ही गर्दन थोड़ा ढीली पड़ी, उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा। जैसे ही गर्दन थोड़ी सी ढीली पड़ी, उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काट लिया और वहां से भागा। काटकर वह भाग गया अंदर की तरफ, जहाँ रहता था, जिस दरबे में बंद था उसमें चला गया, काट के भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और उसने जोर से उंगली को दबाई और अपने कमरे की तरफ भागा। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी। अपने कमरे की तरफ गया, वहाँ मेज में एक दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू चक्कर हो जाता है। उस जड़ी को पीस कर लगा देने से घातक, चाहे जितना भयंकर विष हो, वह भी रफू चक्कर यानी भाग जाता था। लेकिन आज तो कुछ उल्टा ही होने वाला था, आज भागने वाला नहीं था। देखिए आगे, मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। मित्रों में हलचल बढ़ गई, बाहर महफिल में खबर फैल गई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़कर अपने बेटे के पास आए। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी। फौरन कहते हैं ना कि जहाँ सांप काट लेता है, थोड़ी दूर पे किसी चीज़ से हाथ या उंगली कहीं भी काटे तो उसको थोड़ी दूर से बांध देना चाहिए, जिससे विष पूरे शरीर में ना फैले। इसीलिए चड्ढा ने भी तुरंत उंगली की जड़ को कसकर बांधी गई, कस के बांध दिया और जड़ी पीसने के लिए दी गई और जड़ी पीसी जाने लगी, दवा पीसी जाने लगी। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। डॉक्टर चड्ढा जो है वो जड़ी पर विश्वास नहीं रखते थे, उनको जड़ी पर विश्वास नहीं था। वह उंगली का डसा भाग नस्ता से काट देना चाहते थे।
वो चाहते थे कि जितने में विष फैला हुआ है, जहाँ सांप ने काटा है नस्तर से यानी कटर से उतनी उंगली ही काट देते हैं, वो यह चाहते थे। मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था, उसे पूरा विश्वास था कैलाश को कि ये जड़ी मेरी ही जड़ी बूटी है, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। ये मृणानी पियानो पर बैठी हुई थी, मृणानी पियानो बजा रही थी। जैसे ही उसको यह खबर लगी, दौड़ते हुए कैलाश के पास आ गई। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी। पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें भी झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, होंठ पीले पड़ने लगे। यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में दौड़ने लगे, जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणानी ने उंगली पर लेप लगाया कैलाश के। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा करने का इशारा करने लगा, हवा करने के लिए कहा। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? क्या पूछा? कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल न सका। मृणानी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? ये करुण यानी दुखी स्वर में कहा, रोते हुए करुण स्वर में एकदम, क्या जड़ी का कोई असर होगा या नहीं? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ कर कहा, क्या बताऊं? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ लिया, कहा कि क्या बताऊं? मैं इसकी बातों में आ गया, इस जड़ी के चक्कर में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा न हो, यानी जहर धीरे धीरे और जगह पर फैलने लगा था। क्योंकि वह बेहोश हो गया था, इसलिए कह रहा था कि अब नस्तर भी कोई काम नहीं करे, उंगली काट देने से अब कोई फायदा नहीं है। आज यहाँ तक पढ़ते हैं कहानी। आज यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था? यही कि एक बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर चड्ढा के पास अपने बेटे के इलाज के लिए आता है, लेकिन वह उसका इलाज करने से मना कर देता है। कहता है कि अभी मेरे खेलने का समय और मैं जा रहा हूँ, कल सवेरे लेकर आना। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति का 7 वर्षीय बालक की मृत्यु हो जाती है। 7 वर्षीय बालक की मृत्यु हो जाती है। उस बूढ़े व्यक्ति और उसकी पत्नी यानी बूढ़े और बूढ़िया दोनों के जीवन का एकमात्र सहारा उसका बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उन दोनों का जीवन अंधकारमय हो गया, यानी अंधकार में डूब गया। इस बात को कई साल गुजर जाते हैं, जिसमें डॉक्टर चड्ढा साहब बढ़िया अपना नाम धन सब कुछ कमाते हैं और 50 साल के हो गए हैं डॉक्टर चड्ढा साहब, पर अपने शरीर को बढ़िया मेंटेन किया। लगता ही नहीं कि अभी ये 50 साल के हैं। इनकी 2 संतानें थीं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का विवाह हो चुका था और बेटा अभी कॉलेज में पढ़ता था, जिसका आज जन्मदिन था, 20 साल का होने वाले था। तभी पार्टी चल रही थी, तभी उसके बेटे की दोस्त मृणालिनी यानी उसकी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ती है और उससे प्रेम भी करता है उसका बेटा कैलाश, वह उसे सांपों का खेल दिखाने के लिए जिद करती है। और जब कैलाश सांप दिखाने जाता है, पहले तो मना कर देता है, लेकिन सांप दिखाने जाता है तब कुछ उसके मित्र कहते हैं कि सांप के तुमने दांत तोड़ दिए इसलिए उसको अपने पास रखे हो। लेकिन वह कहता नहीं, दांतों से सांप तोड़े नहीं गया, और वह दांतों के सांपों के दांत को दिखाने लगता है। तभी
सांप की गर्दन को जकड़कर पकड़ लेता है। सांप गुस्सा हो जाता है और जैसे ढील पाता है कैलाश को सांप डस लेता है, यानी काट लेता है। उसे कैलाश जड़ी बूटी भी सबका सेवन करता है, लेकिन उसको कोई होश नहीं होता। वह 2 मिनट के अंदर बेहोश हो जाता है, एकदम से मूर्छित हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। वह मूर्छित करोड़ अब चारों तरफ जहाँ पहले बढ़िया नाच गाना हो रहा था, अब चारों तरफ दुख ही दुख फैल गया है। डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ लिया। डॉक्टर साहब परेशान हो गए, उसकी माँ परेशान हुई, मृणालिनी परेशान, सब परेशान। धीरे धीरे मेहमान भी अब क्या हैं, सब इकट्ठा हो गए, परेशान हो रहे हैं और धीरे धीरे तो अब जाने भी लगे अपने अपने घर। आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। कहाँ तक पढ़ा कि कैलाश को सांप ने डस लिया है और उस पर जड़ी बूटी का कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए आप कल पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं कल कहानी में नया ट्विस्ट क्या आता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। आधी कहानी कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।